आज का इस ऐतिहासिक समारोह में यहाँ मंच पर उपस्थित गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आए हमारे पड़ोसी राज्य के ऑनरेबल एजुकेशन और ट्रैवल अफेयर्स मिनिस्टर श्री रनुज पेगू जी, हमारे स्पेशल गेस्ट ऑनरेबल एमपी राज्यसभा, इनका पहला वाला टेन्योर में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी रह चुके हैं श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में श्री रमेश्वर तेली जी, हमारे बीच उपस्थित मिशिंग ऑटोनोमस काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर श्री परमानंद जी, और ईटानगर से हमारे साथ आए हमारा सहयोगी ऑनरेबल मिनिस्टर यूडी, और इस डिस्ट्रिक्ट के गार्जियन मिनिस्टर भी हैं श्री बालो राजा जी, हमारे ऑनरेबल डेप्यूटी स्पीकर श्री करदो निग्योर जी, यहाँ उपस्थित सभी हमारे ऑनरेबल एमएलएस श्री तोपिन एते जी, श्रीमती न्याबीजिनी जिर्जी जी, श्री पेसी जेलिन जी, श्री तोजिर कदू जी, हमारे जेडपीसी श्री तोमी एते जी, और हमारे गालो वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट श्री मान्या एते जी, और हमारे जीडब्ल्यूएस के जनरल सेक्रेटरी श्री न्यादर लोया जी, सभी जीडब्ल्यूएस के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, हम सबके बीच उपस्थित फॉर्मर मिनिस्टर्स श्री दोई आजो जी, श्री तकर दोनी जी, श्री तुमके बगरा जी, फॉर्मर एमएलए श्री कितो सोरा जी, श्री गदम एते जी, श्री न्यामर करबक जी, और 25 इयर्स ऑफ जीडब्ल्यूएस के सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए आए ईटानगर से हमारा ऑल अरुणाचल इंडिजिनियस ट्रैवल फोरम के सभी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, और इस इवेंट के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन श्री केंदो जिरजो जी, फॉर्मर इंफॉर्मेशन कमिश्नर हमारे दोस्त गुमजुम हैदर जी, और इस इवेंट में यहाँ शामिल होने के लिए आए सभी अरुणाचल प्रदेश के हमारे ट्राइबल्स के जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं सीबीओस को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ आए हुए हैं, प्रेसिडेंट इट्साफ डॉक्टर इमी रूमी जी, और सभी जो गालो एरिया के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए सभी गालो के रिप्रेजेंटेटिव, डिप्टी कमिश्नर डीसी हागे मामू जी, हमारे डीआईजी तुम्हे आमू जी, और यहाँ उपस्थित आईटीबीपी के हमारे कमांडेंट, और सभी इस डिस्ट्रिक्ट के हमारे ऑफिसर्स, मीडिया के दोस्तों, तो सबसे पहले मैं भी अपने ओर से गालो वेलफेयर सोसाइटी के 25 इयर्स आज होने का इस शुभ अवसर पर आप सभी गालो समाज के जितने भी जो लोग हैं, माता पिता हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, हमारे दोस्त भाई बहन लोग हैं, सभी लोगों को इस अवसर पर ढेर सारा शुभकामनाएं मैं आप सभी को देना चाहता हूं। और साथ ही साथ मैं जीडब्ल्यूएस के हमारे प्रेसिडेंट श्री मान्या एते जी और उनका पूरा टीम को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने अच्छे फंक्शन में आप लोग ने फिर दोबारा हमको याद किया। और थोड़ी देर पहले जैसे हमारा ऑनरेबल एमएलए श्री तोपिन जी ने जो कहा कि लगभग 1 महीना के भीतर में मैं चौथी बार यहाँ आपके गालो एरिया में आया हूँ, तो यहाँ आने से बिल्कुल थकान महसूस बिल्कुल नहीं होता है। हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर रनुज पेगू जी ने जो कहा कि थकान महसूस अगर होता है तो नॉर्थ ईस्ट विजिट करना चाहिए, अरुणाचल में टूर करके अगर हमको थकान महसूस होता है तो मैं गालो एरिया में मैं पहुंच जाता हूं। तो एनीवे बेस्ट विशेस, और आज से ये 3 दिन का अपना जीडब्ल्यूएस से 25 इयर्स का जो सेलिब्रेशन है अभी आज से शुरू हो जाएगा, और इसका मैं एजेंडा भी मैंने देखा और अपना प्रेसिडेंट मान्या एते साहब का साथ भी डिस्कशन हुआ है। तो बहुत सारा एक्टिविटीज़ और बहुत सारा टेक्निकल सेशंस भी यहाँ पे रखा हुआ है, करीबन 9-10 टेक्निकल सेशंस भी आज से शुरुआत हो जाएंगे। और उस टेक्निकल सेशंस का भी जो थीम्स जो रखा है, टॉपिक्स रखा है कि हमारे महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट, उनको स्ट्रेंथनिंग करने का गालो समाज का क्या रोल रहेगा, हमारी जो युवा पीढ़ी है, यंग जनरेशन्स को आगे बढ़ाने में और समाज के लिए क्या कंट्रीब्यूशन का रोल क्या रहेगा, इस प्रकार से वेरियस सब्जेक्ट्स में आप लोग ने थीमेटिक करके सेमिनार्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और साथ ही साथ अपना जो इंडिजिनियस गेम्स को प्रमोट करने के लिए जीडब्ल्यूएस इन कोलैबोरेशन विद इंडियन आर्मी, और ख़ास करके इंडियन आर्मी में 7 जो जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स है,
JK राइफल्स, उनके साथ में कोलैबोरेट करके अपना गालो समाज के जो इंडिजिनियस गेम्स को भी आप लोग ने यहाँ पे रखा है। ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है, उसके लिए भी आप सभी को मैं बेस्ट विशेस कन्वे करना चाहता हूँ। और आज हमारे बीच में अपना AITF के रिप्रेजेंटेटिव लोग भी यहाँ पे उपस्थित है और उनके स्पीच में भी जो कहा है कि AITF के बारे में, अरुणाचल का जो डायनामिक्स के बारे में उन्होंने भी यहाँ पे हल्का से जिक्र किया है। मैं हमेशा बोलता हूँ अरुणाचल प्रदेश ज्योग्राफिकली काफ़ी बड़ा एक स्टेट है और साथ साथ हमारे यहाँ पे जो ट्राइबल्स का जो कंपोजिशन है कहीं सारा है। एक ही ट्राइब में ही इतना सारा सब ट्राइब्स है और इतना डाइवर्सिटी है। मैं लास्ट टाइम भी शायद आप लोगों को मैंने शेयर किया था कि हमारा जो मेजर ट्राइब्स में भी अपना जो डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको मोनपा का एग्जांपल दिया था कि तवांग मोनपा है, दिरांग मोनपा, खलकटांग मोनपा। ट्राइब्स तो एक ही है मगर हम लोगों का भाषा नहीं मिलता है, हम लोगों का भाषा जो है हिंदी से करना पड़ता है। उस प्रकार से अरुणाचल का इतना सारा डाइवर्सिटी है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि पूरे हमारा कम्युनिटी को एक साथ में बाइंडिंग करके ऐसे टीम आगे लेके जाने के लिए AITF अरुणाचल इंडिजिनियस ट्राइबल फोरम जब से ये गठन होने का बाद बहुत सुविधा हो गया। पहले सब लोग साइलोस में काम करता था। साइलोस में हम लोग, साइलोस मतलब सिंगल यूनिट करके सोचते थे। मोनपा अलग से सोचता था, आका मिजी अलग से, निशी अलग, गालो अलग, इस प्रकार करके ईस्टर्न अरुणाचल में कई सारा ट्राइब है। सब लोग ट्राइब ऐसे यूनिट, सिंगल यूनिट करके अपना सोचता था। मगर AITF गठन होने का बाद में फिर एक कॉमन एक एफर्ट एक लगाने का, एक विचार करने का एक प्लेटफॉर्म मिला। सभी AITF में सभी ट्राइब्स का वहाँ रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ पे होते हैं। सो उसका गठन होने से हमारा अरुणाचल प्रदेश में पीस एंड प्रोग्रेस में ज़्यादा अच्छा गति हम लोगों को मिला है। और हमारा कार्यकाल में आप सबको पता है कि पिछले 9 वर्षों में, लास्ट 9 इयर्स में मैं हमेशा चाहता है कि अपना अरुणाचल प्रदेश का जितने भी जो कम्युनिटीज़ है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, उनका जो प्रॉब्लम्स को सरकार तक में आना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो जनता के लिए होता है और गवर्नमेंट का जनता का जो प्रॉब्लम है वो गवर्नमेंट तक पहुँचना चाहिए और इंक्लूसिव गवर्नमेंट चलाने का मैं पूरा कोशिश करता हूँ। आप सभी का आशीर्वाद से बहुत ही सक्सेसफुली लास्ट 9 इयर्स से अपना अरुणाचल का गवर्नमेंट हम सब लोग ने मिलकर चला पाया है। और पिछले जो 10 साल पहले अरुणाचल का क्या स्थिति था ये आप सब लोग जानते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके सारे चीज़ में, हेल्थ को लेके, एजुकेशन को लेके, हर एक पैरामीटर्स में आप लोग देख सकते हैं लास्ट 10 इयर्स में कितने रिफॉर्म्स हम लोग करके कितना ट्रांसफॉर्म हम लोग कर पाया है। इसमें हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। इंफ्रास्ट्रक्चर में माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा सपोर्ट रहा है अरुणाचल प्रदेश को लेके, और उनका सपोर्ट को ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करके लेके जाने के लिए अरुणाचल प्रदेश का सभी ट्राइब्स तवांग से लेके लोंगडिंग तक, इंक्लूडिंग अपना गालो समाज, आप सभी लोग ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। सरकार का पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के साथ में शामिल होके सभी CBOs लोग ने एकदम तुरंत एक्ट करके उस चीज़ को लोगों तक पहुंचाए जाने के लिए हो, उस चीज़ को लोगों तक अवेयरनेस लेके जाने के लिए हो, सभी ने एफर्ट करने का कारण से आज अरुणाचल प्रदेश काफ़ी आगे हम लोग चल बसे हैं। अभी आने वाला का भी जर्नी हम सब लोगों का एक टीम स्पिरिट को मेंटेन करते हुए, हम सब लोग ब्रदरहुड का जो मिशन को आगे बढ़ाते हुए उसको हम लोग और भी डेवलपमेंट करना बहुत ही आवश्यक है। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि डेवलपमेंट जो है एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ये जब तक दुनिया है, डेवलपमेंट एक नेवर एंडिंग एक प्रोसेस है। ये अपना एक टाइम का हिसाब से डेवलपमेंट जो है वो होते रहेगा। मगर उस बीच में क्योंकि आजकल मॉडर्निटी काफ़ी तेज़ी से आ गया है, आजकल दुनिया मतलब मॉडर्निटी का उसमें काफ़ी दिशा में चल बसे है। आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी का हम लोग बात करते हैं, इंटरनेट का ज़माना है। सो उस मॉडर्निटी का चक्कर में हम जो ट्राइबल्स लोग को ये ध्यान रखना है कि अपना ओरिजिनलिटी जो ट्राइबल्स का जो अपना ये ड्रेस हो गया, इसका बाद जो लैंग्वेज हो गया, ट्राइबल्स का जो वे ऑफ लिविंग हो गया,
वे ऑफ प्रैक्टिसिंग हो गया, उस चीज़ को कहीं खो ना दे। वही हम लोगों का सबसे बड़ा चिंता वही है। और ये इसको प्रिजर्व करने के लिए हम लोगों को इस तरह का जो प्लेटफॉर्म होता है, इस तरह का जो ओकेजन आता है, तो उसमें सेमिनार्स में इस चीज़ को भी डिस्कशन करना चाहिए। मैं तो जहाँ भी जाता हूँ पूरे अरुणाचल में, मैं हमेशा सभी अपना जनताओं को और ख़ास करके अपना युवाओं को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना जिस ट्राइब से भी बिलोंग करते हैं, वी शुड फील प्राइड, टेक प्राइड ऑन आवर ट्राइब, कि मैं उस जनजाति से हम बिलोंग करते हैं। हमारा जो भाषा कितना रिच है, हमारा कल्चर कितना रिच है, और उसको प्रिजर्व करने के लिए हम सबका अपना ड्यूटी बनता है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है। तो इसको लेके आप राज्य सरकार की ओर से हो या भारत सरकार की ओर से हो, कहीं सारा स्कीम्स वगैरह भी निकाला हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट ऐसे होल, ऐसे यूनिट देखा जाए डेवलपमेंट का, जब अगर हम बात करेंगे तो आप सबको पता होगा कि अपना जो स्वर्गीय भारत रत्न स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी जी, उनका कार्यकाल में नॉर्थ ईस्ट के लिए डोनर मिनिस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, वो मिनिस्ट्री जो है अपना वाजपेयी साहब का टाइम में उन्होंने खोल के दिया हुआ है अपना नॉर्थ ईस्ट के लोगों को। और वो मिनिस्ट्री खोलने के बाद नॉर्थ ईस्ट सभी स्टेट्स में बहुत सारा फ़ायदा हम लोगों को मिला है। यही नहीं बल्कि वाजपेयी साहब का टाइम में जितने भी अपना इस देश में जो ट्राइबल्स लोग हैं, उस ट्राइबल्स को और भी उन लोगों का अपना वे ऑफ लिविंग को, प्रैक्टिस को प्रिजर्व करने के लिए गवर्नमेंट को और से स्कीम्स के ज़रिए से उनके एजुकेशन हो, हेल्थ को मदद करने के लिए ट्राइबल मिनिस्ट्री भी वाजपेयी साहब का टाइम में ही खोल के दिया हुआ है, ट्राइबल मिनिस्ट्री। और साथ ही साथ आप सबको पता है कि अपना नरेंद्र मोदी जी के टाइम में हमारा ट्राइबल्स में से जो सबसे पहला फर्स्ट प्रेसिडेंट, और वो भी एक महिला प्रेसिडेंट, अभी का प्रेसिडेंट हमारा ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो भी एक ट्राइबल अपना जनजाति से, वो फर्स्ट टाइम उसमें प्रेसिडेंट में वहाँ में बैठने, राष्ट्रपति भवन में बैठने का मौका मिला है। सो इस प्रकार से जो यशस्वी लीडर्स लोग जिस प्रकार से अपना ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए जो काम करते हैं, उसको हम लोग हमेशा याद करना चाहिए। आने वाला दिनों में भी भारत सरकार के साथ में बहुत सारा ट्राइबल्स लोगों का अपलिफ्टमेंट के लिए कई सारा योजना वो लोग बनाते हैं। और नॉर्थ ईस्ट को लेके इवन यूनियन बजट में भी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो बजट होता है, विदाउट मेंशनिंग नॉर्थ ईस्ट उनका बजट पेश ही नहीं होता है। अभी नेक्स्ट मंथ बजट पेश होंगे वहाँ पार्लियामेंट में, वहाँ भी आप लोग देखना कि नॉर्थ ईस्ट को मेंशन किया बिना बजट वहाँ पे पेश नहीं होगा। सो उस प्रकार से प्यार माननीय प्रधानमंत्री जी नॉर्थ ईस्ट को करते हैं। मैं कभी कभार जो प्रधानमंत्री जी को मिलता हूँ या उनका ओकेजन्स में साथ में जो बैठता हूँ, हमेशा वो यही कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को जो नाइंसाफ़ी हुआ है आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 आज़ादी के बाद में, जो डिप्रिवेशन जो हुआ है अराउंड 60 ईयर्स, जो नेगलेक्ट करके रखा है भारत सरकार ने, उसको हमको कंपनसेट करना है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में आज देखिए पूरे नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम से लेके आप जितने भी हमारा त्रिपुरा मिजोरम है, सब जगह अच्छा डेवलपमेंट चल रहा है। और उसका अंदर भी आप देखिए अरुणाचल प्रदेश जो नॉर्थ ईस्ट का सबसे जो बड़ा राज्य है, बड़ा राज्य भी है और सबसे चैलेंजिंग एक राज्य भी है। चैलेंजिंग भी है मगर उससे भी ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटी एक स्टेट है हमारे यहाँ इतना पोटेंशियल एक स्टेट है। लास्ट टाइम मैं यहाँ जो आलो में आया था तो वहाँ भी हमने जिक्र किया था कि स्टेट को आगे लेके जाने के लिए अभी हम सब लोग मिलके अपना स्टेट का जो रिसोर्सेस है, रेवेन्यू है, उसको हम लोग किस प्रकार से आगे बढ़ाना चाहिए, उसके ऊपर भी हमने जिक्र किया था। तो ये खुशी का बात है कि आज EITF के मेंबर्स लोग ने भी शेयर किया और अपना माननीय एते साहब ने भी अपना गालो भाषा में शेयर किया कि लास्ट टाइम 2023 को हमने अरुणाचल के जितने भी जो CBOs हैं उसका प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी, उन सभी लोगों को टीम बना के हमने गुजरात में लेके गया था, वहाँ पे केवड़िया में। वहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी है, वहाँ पे इसका बाद वहाँ पे जो नर्मदा डैम है वहाँ पे दिखाया। फिर अहमदाबाद में जो है सारा कार्यक्रम वहाँ के मुख्यमंत्री का साथ में भी इंटरेक्शन हुआ।
और केवड़िया में जो ट्राइबल एरिया है वहाँ में ट्राइबल्स लोगों का साथ में भी इंटरेक्शन कराया, वहाँ का जो महिलाओं लोगों का साथ में इंटरेक्शन कराया, उन लोगों के बारे में सीखा, प्रोजेक्ट आने से कैसे अपना लाइफ को चेंज होता है। तो बाद में दिल्ली आने के बाद माननीय प्रधानमंत्री के साथ में भी उनका पूरे CBOs का साथ में अच्छा इंटरेक्शन हुआ। तो उससे क्या हुआ कि स्टेट को बड़ा बेनिफिट हुआ। अभी मैं आज आप लोगों को बताता हूँ कि क्या बेनिफिट हुआ उस ये एक्सपोजर ट्रिप होने के बाद। तो होने के बाद देखिए, हम सब का एक एज एन ह्यूमन बीइंग हम सब का एक एक्सपेक्टेशंस होता है, हम सब का अपना एक ह्यूमन नेचर है कि प्रोग्रेस होना है, उन्नति होना है, सबका मन में तो है। अगर घर से ही शुरुआत करें तो अगर हमारा घर कच्चा है तो हम भी चाहेंगे कि एक RCC बिल्डिंग हो। अगर हमारा पास कोई मारुति 800 है तो हम चाहेंगे कि एक स्कॉर्पियो खरीदें, स्कॉर्पियो वाला सोचेगा कि एक बड़ा गाड़ी और फॉर्च्यूनर एक खरीदे। ये अपना ह्यूमन का एक टेंडेंसी है, ये नेचुरल है। तो उसी प्रकार से जब हम लोग प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले हमको देखना होता है कि हमारे घर में जेब में पैसा कितना है अपने पास। उस पैसा को देख के ही तो हम प्लान करना पड़ता है। तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश में जिस प्रकार से लास्ट 10 ईयर्स में जो ग्रोथ हुआ है, उसका मतलब ये है कि हम लोगों का स्टेट का अर्निंग भी हम लोगों का बढ़ रहा है। इसीलिए जाके हम लोग इन्वेस्टमेंट अपने यहाँ हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हम लोग दे पा रहा है। अभी फ्यूचर इकोनॉमी, जैसे मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि अपना स्टेट रिसोर्सेज को हम लोगों को बढ़ाना चाहिए। और CBOs लोगों का जो हमने गुजरात विजिट करने का बाद, उससे बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पूरे स्टेट में हुआ है। उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमें मतलब पूरे अरुणाचल को उससे ये फ़ायदा हुआ, वो एक्सपोजर ट्रिप आने का बाद इमीडिएटली 2-3 महीना के अंतर्गत में ही भारत सरकार के जो 4 जो बड़ा PSUs है हाइड्रो सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, NHPC, NIPCO, SJVN और टेहरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन THDCL, ये 4 PSUs को साथ में बैठकर मीटिंग करके तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को हम लोग आगे बढ़ा पाया है। तो कुल मिला के हम लोग ने करीबन अराउंड 13,000 मेगावाट, 13,000 मेगावाट ये 4 PSUs कंपनी के साथ में हम लोग ने MOU हम लोग ने एग्जीक्यूट कर पाया है। निपको के साथ में 2 प्रोजेक्ट, कमला में 1,800 मेगावाट, अपर सुबनसिरी में 2,000 मेगावाट, कुल मिला के NHPC के साथ में 3,800, कमला में 1,800, अपर सुबनसिरी में 2,000, 3,800 मेगावाट NHPC के साथ में। निपको के साथ में जो अपना पड़ोसी जो डिस्ट्रिक्ट है शी योमी में हम लोग ने 5 प्रोजेक्ट MOU साइन किया है। हियो में 240 मेगावाट, तातो 1 में 186, तातो 2 में 700 मेगावाट, हिरोंग में 500 मेगावाट और न्यायिंग में 1,000 मेगावाट। सो निपको के साथ में 2,626 मेगावाट उसका सिग्नेचर साइन हो गया है। और सतलज जल विद्युत निगम SJVN के साथ में हमारे ईस्टर्न अरुणाचल में अंजो और अनिनी को लेके वहाँ में अमूलिन में 420 मेगावाट, इमिनी में 500 मेगावाट और मिहुंगदोन में 400 मेगावाट, इटालिन में 3,097 मेगावाट और अतुल्ली में 680 मेगावाट, कुल मिला के 5,097 मेगावाट SJVN का साथ में साइन हुआ। इसका बाद चौथा जो है टेहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन THDCIL के साथ में कलाई 2 में 1,200 मेगावाट। सो कुल मिला के अराउंड 13,000 मेगावाट का सिग्नेचर हुआ है। और जहाँ ये प्रोजेक्ट जहाँ साइन हुआ है वहाँ में पब्लिक रेजिस्टमेंट बोलो या पब्लिक ऑब्जेक्शन बिल्कुल नहीं है। ये सब पब्लिक का थ्रू से वेलकम किया वाला प्रोजेक्ट सारा जो है आज MOU होके ग्राउंड में आगे काम स्टार्ट हो गया है। आज का ये प्लेटफॉर्म से ही प्लेटफॉर्म है। इस प्रोजेक्ट में जितने भी लोग शामिल हैं उनको धन्यवाद देने के लिए, इंडिविजुअली तो हम धन्यवाद दे नहीं पाएंगे, मगर ट्राइब वाइज अगर बोला जाए तो अपने निशी ट्राइब, अपने तागिन ट्राइब, अपने पाइलिबो और अपना मिशमी ट्राइब, इन चारों ट्राइब को मैं अपना राज्य सरकार की ओर से बहुत धन्यवाद एक्सप्रेस करता हूं
कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को उनका अपना एरिया में बहुत वेलकमिंग के साथ में उन लोग ने अपना एक्सेप्ट किया और ग्राउंड में इम्प्लीमेंट अभी कर रहा है। आने वाला दिनों में ये प्रोजेक्ट जब चालू हो जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश में कम से कम एक साल में 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ ये जो 4 एजेंसीज के साथ में जो अराउंड 13,000 मेगावाट का हम जो बात कर रहा है उससे रेवेन्यू जो है अरुणाचल सरकार में आ जाएगा। और साथ ही साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि पीएम साहब के पास में कुछ भी प्रॉब्लम अब हम लोग यहाँ से जब लेके जाते हैं ज़रूर उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस पीएम साहब करके हम लोगों को दे देते हैं। हाइड्रो पावर के हिस्ट्री में आप सबको पता है कि अरुणाचल प्रदेश का जो पुराना जो पावर पॉलिसी है उसका मुताबिक अरुणाचल को बेनिफिट केवल सिर्फ 12% हुआ करता था। तो हमारा टाइम में हमने कहा कि हम लोग केवल 12% में ही हम लोग सीमित नहीं होंगे, हम लोग भी जाके इक्विटी शेयर हम लोग लेंगे हर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में। और आज जितने भी जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो साइन हो गया है उसमें हमने प्रस्ताव दिया माननीय पीएम साहब को कि अरुणाचल को 26% सभी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में हमको इक्विटी चाहिए अपना लोगों का वेलफेयर के लिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट नोट चला के कैबिनेट में इसका अप्रूवल मिल गया है। अरुणाचल में अभी 26% इक्विटी शेयर हम लोगों को हर एक प्रोजेक्ट में अभी मिलेगा हम लोगों को। और 26% मतलब आप सोचिए कि यहाँ में हजारों जो मेगावाट का इन्वेस्टमेंट मेगावाट प्रोजेक्ट्स में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वहाँ में 26% योगदान देने के लिए भी हम लोगों का हजारों करोड़ का रिक्वायरमेंट है। फिर अभी के स्टेज में हमारे पास हजारों करोड़ एकदम देने का तो कैपेसिटी नहीं है। तो उसको भी मैंने पीएम साहब को रिक्वेस्ट किया तो पीएम साहब ने बड़ा दिल दिखाते हुए अरुणाचल के लिए नहीं बल्कि पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जहां जहां हाइड्रो पावर डेवलपमेंट होगा उसके लिए भी इक्विटी शेयर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट इन एड के तौर पे उस राज्य को दे देंगे। तो कितना हम लोगों का विन विन सिचुएशन हुआ है। अभी 26% इक्विटी शेयर के साथ साथ हमारा 12% फ्री पावर तो ऑलरेडी एक्सिस्टेंस ही है, तो साथ में 26% इक्विटी शेयर भी हम लोगों को आ जाएगा। तब जाके हम लोगों का स्टेट का रिसोर्सेज रेवेन्यू आप देखिए आज से 10 साल बाद कितना अच्छा रेवेन्यू हम लोगों का पोजीशन में आ जाएगा। तो ये सब मैं इसलिए आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोग का कुछ डिमांड रखना मेमोरेंडम देना ये नेचुरल है, गवर्नमेंट को ही देना है, मगर गवर्नमेंट फिर हवा से तो आएगा तो नहीं है। अभी उसके लिए किस प्रकार से मैनेजमेंट करना है, रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना है, ये हम सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही है, साथ में जनता का भी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट का साथ देने के लिए। गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट को विरोध करेगा, इनकम नहीं होगा तो गवर्नमेंट पेमा खंडू का गवर्नमेंट क्या जो भी सीएम का गवर्नमेंट है वो स्टेट को आगे लेके जा ही नहीं पाएगा। हम लोग सिर्फ मांगते रहेंगे और अपना रिसोर्सेज जो आएंगे तो उसमें हम लोग ब्लॉक करेंगे तो फिर स्टेट का ग्रोथ नहीं होगा। तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश में जो भी डेवलपमेंट होगा हम सबको पता है कि हमारा यहाँ पे हमारा बायोडाइवर्सिटी बहुत ही रिच है। हम लोग फॉरेस्ट कवरेज में हम लोग कंट्री का नंबर 2 में आता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, उसको भी हम लोगों को कायम करना है। तो डेवलपमेंट भी चाहिए हम लोगों को, मगर हमारा इकोलॉजी उसको भी हम लोगों को डिस्ट्रक्शंस नहीं करना चाहिए। तो मैं आज आप लोगों को ये भी बताना चाहेंगे कि हाइड्रो पावर का जितने भी जो डेवलपमेंट हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में उससे लेके एनवायरनमेंट में उसका इम्पैक्ट नहीं है। लोग जो कोई हाइड्रो पावर के अगेंस्ट में आके जो लोग विरोध करते हैं वो लोग डायरेक्टली, क्योंकि हम लोग ट्राइबल्स लोग हैं, सदियों से हम लोग नेचर के साथ में हम लोग पला भरा हुआ है, तो हम लोगों को इमोशंस को जानते हुए वो लोग हम लोगों को मिसगाइड करने का कोशिश करते हैं कि डायरेक्टली एनवायरनमेंट में इम्पैक्ट होगा, ये जंगल खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन देखिए हाइड्रो पावर को जो क्लियरेंस के तौर पे जो उसका क्लियरेंस का जो स्टेज होता है तो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट स्टडीज भी पूरा डिटेल उसमें किया जाता है। कुछ जहाँ भी डिस्ट्रक्शंस अगर होता है तो उसको कंपनसेट करने के लिए भी रीफॉरेस्टेशन का भी उसमें प्रपोजल जो है वहाँ भी देना पड़ता है। सो इस प्रकार से नहीं होता है प्रोजेक्ट जो भी आता है आजकल पूरा बैलेंसिंग के तौर पे ही लेके आता है। सो आने वाला दिनों में हम सभी को अपना रिसोर्सेज को रेवेन्यू में कैसे जनरेट करना है उसके ऊपर भी हम लोग को विचार करना बहुत ही आवश्यक है।
और साथ ही साथ जब मैं हाइड्रो पावर का प्रोजेक्ट के बारे में बातें कर रहा हूँ, तो आप सभी का मन में भी चल रहा होगा कि सियांग का क्या होगा। सियांग जो अभी न्यूज़ में जो चर्चा है उसका क्या होगा, आप सबको मन में शायद दौड़ भी रहा होगा। मैं आप सबको भी इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे, क्योंकि सियांग का बेल्ट का साइड इफेक्ट यहाँ गारो समाज में भी होगा। मैं लास्ट टाइम रिसेंट आई थिंक नवंबर 19 में मैं बोलेंग गया था वहाँ पे, जहाँ पे सियांग प्रोजेक्ट का जो मल्टीपर्पज़ सियांग प्रोजेक्ट का शुरुआत जिन डिस्ट्रिक्ट में होगा, सियांग और अपर सियांग, तो वहाँ का सब लीडर्स को भी बुला के मैं वहाँ में पब्लिक फंक्शन अटेंड किया। वहाँ में भी हमने क्लियरली कहा कि सियांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है वो एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं है। दिस इज एन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में जहां लोग वेलकम करते हैं हम वही लेके जाते हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में जहां लोग विरोध करते हैं मैं ज़बरदस्ती नहीं करता। जहां लोग वेलकमिंग है मैं वहीं पे लेके जाता हूं। मगर सियांग का जो बात करते हैं, दिस इज नॉट एन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। आप सबको पता है कि मेरा बोलेंग विजिट के बाद में इवन इंटरनेशनल मीडियाज और नेशनल मीडियाज में इतना सारा खबर होने लगा। वहाँ में तो चाइनीज लोग ने पूरा स्टेटमेंट ही दे दिया कि हम लोग इस प्रोजेक्ट को तो बनाना है तिब्बत साइड में, आप लोग ने देखा होगा। और चाइना का जो 5 ईयर प्लान में वो प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी पास करके रखा हुआ है, बहुत ही जल्दी वो लोग ग्राउंड में एग्जीक्यूशन कर देंगे। वो लोग पहले सियांग नदी का कलर इतना सुंदर था, इतना ग्रीन, इतना साफ दिखता था। आज देखिए सियांग नदी का कलर क्या है। सियांग नदी और अपना योंगो रिवर जहाँ ज्वाइन करते हैं, वहाँ में देखिए सियांग नदी कितना काला होके आ रहा है, और अपना जो यहाँ से योंगो रिवर जो जहाँ के मिलता है वो कितना साफ होके यहाँ से जा रहा है। इसका मतलब तो आप सबको पता है कि उस पार में एक्टिविटीज़ जो है अभी शुरुआत हो गया है वहाँ पे। हमारा डर वही है कि सियांग में वो लोग पानी जब रोक के पानी डाइवर्ट करेंगे तो सियांग नदी जो है पूरा सूख जाएगा। सियांग नदी विंटर्स में तो हम लोग पैदल मार के पार कर पाएगा, तो हम तो नहीं चाहेंगे सियांग को हम पैदल पार करें, कोई भी नहीं चाहेगा। और दूसरा जो डेंजर फैक्टर है कि मान लीजिए वहाँ से अगर पानी छोड़ देता है तो हमारा आधी बेल्ट पूरा ख़त्म हो जाएगा। असम का पूरा ब्रह्मपुत्र में जितने भी जो एरिया बैंक्स में पूरा लोग ख़त्म हो जाएगा, टिल बांग्लादेश इसका इफेक्ट जाएगा। तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो मेरा चिंता वही है। आई एम नॉट आफ्टर हाइड्रो पावर डेवलपमेंट, आई एम वरीड अबाउट माई आदि पीपल। और आदि, व्हेन आई से आदि पीपल एंड व्हेन आई टॉक अबाउट दिस डिजास्टर, गारो भी शामिल है उसमें। आप सबको याद होगा कि वर्ष 2000 में एक फ्लड आया था सियांग रिवर में। सियांग रिवर में फ्लड आया तो ऊपर यहाँ सियांग रिवर में फ्लड होने के बाद फिर बैक आके यहाँ इवन आलो तक भी यहाँ पे फ्लडिंग हुआ है कि नहीं। और वो 2000 में जो फ्लड आया वो तो कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार से वहाँ तिब्बत में जो स्ट्रक्चर बनेगा और वहाँ से अगर वो लोग बदमाशी करके पानी छोड़ देगा तो आपका ये आलो एरिया भी पूरा सबमर्ज हो जाएगा। इस तरह का वहाँ पे जो पानी का स्टोरेज वो लोग प्लान कर रहा है। डर इसलिए है कि इंटरनेशनल जो वाटर ट्रीटी में चाइना इज नॉट इन सिग्नेटरी। अगर चाइना सिग्नेटरी होता तो हम लोग को टेंशन ही नहीं है। सिग्नेटरी नहीं है इसलिए तो टेंशन का बात है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि देखिए प्रयास, अभी इसका सोल्यूशन के ऊपर में हम लोगों को बात करना है। फ्यूचर जो चैलेंजेस आने वाला है, आज से 15 साल 20 साल 30 साल के बाद में जो चैलेंजेस आएगा उसका तैयारी अभी से ही हम लोगों को शुरुआत करना है। बाद में इस प्रकार का अगर दुर्घटना हो जाएगा तो इसको जवाबदारी कौन होगा? मैं तो जवाबदार होगा नहीं भाई। मैं तो देखिए डे 1 से काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैंने बोलेंग से आने का बाद कल परसों मैंने एक लेटर भी लिखा, ABK का, आज प्रेसिडेंट साहब भी यहाँ है, आपको शायद लेटर मिल गया होगा। तो मैंने क्लियरली लिखा है उसमें भी, लेटर में भी, और मैं अभी एक लेटर एक अपना AITA प्रेसिडेंट को भी लिखने वाला हूँ। तो ये सब जो बड़ा जो डिजास्टर आने वाला है उसको किस प्रकार से हम लोगों को प्रिकॉशन लेना चाहिए। अभी भारत सरकार पूरा मदद करने के लिए पूरा तैयार है और भारत सरकार की ओर से नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर करके रखा हुआ है।
तो उसको साथ देना हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए ABK शुड प्ले फ्रंट लीड और GWS भी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, और साथ साथ अपना AITF भी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करके जो लोग रिमर्स फैला रहा है इसमें प्रोजेक्ट को आने नहीं देना है, जो लोग हाइड्रो पावर का एंगल जो मिला रहा है, उन लोगों को क्लैरिफाई करना हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ गवर्नमेंट का दरवाज़ा एकदम खुला हुआ है। जब भी मीटिंग ऑर्गेनाइज करना है सियांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बारे में, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। उसके लिए आके आप लोग महीना भर भी चर्चा कीजिए, 2 महीना चर्चा कीजिए, 3 महीना चर्चा कीजिए। मीटिंग का ऑर्गेनाइज भी मैं बोला है गवर्नमेंट ही करके देगा, खाना पीना भी सारा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करके देगा। मगर पब्लिक को डिस्कशन किए बिना, पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लिए बिना हमारा आदत नहीं है कि ज़बरदस्ती कुछ चीज़ में जाके प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करना, ये हमारा नेचर नहीं है। पब्लिक का साथ होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एक नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है। सिक्योरिटी के लाइन में हम लोगों को सोचना होगा। अपना आदि समाज और गालो समाज का फ्यूचर को देखते हुए, अपना इवन असमीज का फ्यूचर को देखते हुए हम लोगों को ये कदम जो है ये लेना बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है। सवाल पूछना है तो उन लोगों को पूछना चाहिए कि मान लीजिए कल में यहाँ में डिस्ट्रक्शंस हो जाएगा, तो आज जो एंटी हाइड्रो के नाम में जो लोग घूम रहा है, वो लोग कल में जवाबदार उन लोगों से ही पूछना होगा। वो लोग लिख के देना होगा कि अगर चाइना अगर डैम बना, हम लोग चलो डैम नहीं बनाएगा, यहाँ पे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट सियांग में नहीं बनाएगा, कोई बात नहीं। पब्लिक बोलते हैं मत बनाओ, नहीं बनाएगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबल कौन लेगा कल में वहाँ से अगर दुर्घटना हो जाता है तो? इसका तो कम से कम हम लोगों को चाहिए। तो कोई भविष्य में जाके कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबल लेना पड़ेगा। सियांग नदी सूख जाएगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल लेगा? उन लोगों को पूछना है उल्टा सवाल, जो नेगेटिव जो फैलाता है। हमारा सियांग को कौन बचाएगा? सियांग सूख जाएगा, जवाबदार क्या आप होगा? बाद में वहाँ से फ्लडिंग कर देगा, हमारा यहाँ में हजारों आदमी का मौत होगा, प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन होगा, असम तक इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? सो एक प्लेटफॉर्म में आके ये सब इश्यूज को हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए। सो दिस इज ए नेशनल प्रोजेक्ट, इसलिए मैं सोचा आप लोगों के बीच में भी यहाँ पे 1-2 शब्द बोलने के लिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट अपना गालो एरिया में भी पड़ेगा इसका। सो ये था आज काफ़ी सीरियस होके लगता है। आप लोग सीरियस होना भी कभी कभी अच्छा है, क्योंकि हमारा फ्यूचर के बात है ये सब, तो इसमें आप लोग ज़रूर चर्चा कीजिएगा। और हम काफ़ी होपफुल हैं, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्ट कि अपना GWS इस मामलों को भी चर्चा करेंगे। ये अपना ABK का प्रेसिडेंट साहब, उनका टीम मेंबर्स पूरा यहाँ पे है, AITF के मेंबर्स लोग भी है, तो इस विषय को वो लोग फिर फर्दर सरकार के सामने बैठ के उसको हम लोग चर्चा करेंगे। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ में आप सभी को इस 3 दिन का इस शुभ अवसर पर 3 डेज का ओकेजन में बेस्ट विशेष में कन्वे करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बाद में किसी दिन और आएंगे और मिलेंगे आप लोगों के साथ में ज़रूर। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय अरुणाचल।